हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं निकिता चौधरी स्वागत करती हूँ आप सभी का 4 जून के करंट अफेयर्स के सेशन में। तो देख लेते हैं आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू अ रिसेंटली रिलीज रिपोर्ट, व्हाट इज द रिवाइज्ड ग्रोथ रेट ऑफ इंडिया फॉर द ईयर 2023-24। अभी हाल ही में जारी की गई एक रिपोर्ट के अनुसार भारत की वृद्धि दर 2023-24 में संशोधित वृद्धि दर कितनी रहेगी। पहली बात तो ये आती है कि ये रिपोर्ट रिलीज किसके द्वारा की जाती है, तो इसको रिलीज करती है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ सांख्यिकी। पहले तो इन्होंने बोला था कि जो इंडिया की वृद्धि दर रहेगी 2023-24 की वो 7.6 रहेगी, लेकिन बाद में इन्होंने बोला कि नहीं, ये 7.6 नहीं 8.2% रहने वाली है। अब जब हम इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं और इकोनॉमिक्स के टर्म्स हम ना पढ़े, ऐसा कैसे हो सकता है। तो देख लेते हैं कुछ टर्म्स। अच्छा, जीडीपी क्या होता है, तो जीडीपी होता है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ये क्या होता है, देखो सिंपल वर्ड्स में समझते हैं। ये है हमारा भारत। हमारे भारत की बाउंड्री के अंदर जितने भी फाइनल प्रोडक्ट बनेंगे, जितने भी क्या बनेंगे, फाइनल प्रोडक्ट्स बनेंगे, ये मैटर नहीं करता कि इन प्रोडक्ट्स को कोई इंडियन कंपनी बना रही है या फॉरेन कंपनी बना रही है। बस कंडीशन एक है कि ये हमारे भारत की बाउंड्री के अंदर बनने चाहिए। इन सभी फाइनल प्रोडक्ट्स पर हम क्या कैलकुलेट करेंगे, जीडीपी। अब आते हैं जीएनपी क्या होता है। जीएनपी होता है ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट। अब ये क्या होता है, जब हम जीडीपी में हम ऐड कर देते हैं एनएफआईए यानी कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड। तो ये क्या होता है, देखो हमारे इंडिया के कुछ लोग बाहर काम करने जाते हैं और वहां पर रुपए कमाकर कहाँ भेजते हैं, इंडिया में भेजते हैं। लेकिन ऐसा ही कुछ लोग बाहर के भी तो करते हैं। कुछ बाहर की कंट्री के लोग इंडिया में आते हैं और यहाँ से पैसे कमाकर अपने देश भेजते हैं। तो इन दोनों का जो डिफरेंस होता है उसको हम कहते हैं क्या, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड। जब हम जीडीपी में इसको ऐड कर देते हैं तो क्या बनता है, जीएनपी। अब ये एनडीपी क्या होता है, एनडीपी होता है जब हम जीडीपी में से डेप्रिसिएशन यानी कि मूल्य ह्रास, किसी वस्तु की मूल्य कितना कम हुई है उसको माइनस कर देते हैं, तो क्या बनता है, एनडीपी। अब ये एनएनपी क्या होता है, एनएनपी होता है नेट नेशनल प्रोडक्ट। अब इस ये क्या होता है, ये होता है हम जीडीपी में प्लस करते हैं एनएफआईए और डेप्रिसिएशन को कर देते हैं हम माइनस। ये थी कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। Recently, ICC T20 Men's World Cup is being organized by which country। देखो हम आईसीसी के बारे में इतना बातें कर चुके हैं, इतनी बार रिवाइज कर चुके हैं, लेकिन देखो क्योंकि अभी ये हाल ही में होस्ट हो रहा है तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है और एग्जाम भी हाल फिलहाल में ही आने वाले हैं। तो ये कब से स्टार्ट हुआ है, ये स्टार्ट हुआ है 1 जून से। तो एक बार और हम इसके बारे में सारी चीजें देख लेते हैं। अच्छा, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि कहाँ पर होस्ट हो रहा है, तो इसको होस्ट कौन कर रहा है, अमेरिका और वेस्ट इंडीज। तो एक बार सारी चीजें रिवाइज कर लेंगे फटाफट, क्योंकि क्या मैक्सिमम रिवीजन इज द की टू सक्सेस। अच्छा, इस बार इसका कौन सा एडिशन है, 9th एडिशन है। होस्ट कौन कर रहा है, अमेरिका और वेस्ट इंडीज। ब्रांड एम्बेसडर कौन है, कौन कौन है, जल्दी बताओ, मेरे साथ साथ बोलते हुए चलना। कौन कौन है, युवराज सिंह, क्रिस गेल, हुसैन बोल्ट और शहीद अफरीदी। इस बार कितनी टीम खेल रही है, पहली बार इसमें 20 टीम खेल रही है, जिसमें से अमेरिका, कनाडा और युगांडा फर्स्ट टाइम प्ले कर रहे हैं। ऑफिशियल एंथम क्या है, आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। अच्छा, अमूल हमारी हमारे भारत की अमूल ने किस टीम को स्पॉन्सर किया है, तो अमेरिका और साउथ अफ्रीका को। और नंदिनी डेयरी ने ये कहा कि मिल्क प्रोडक्शन है कर्नाटका की एक मिल्क प्रोडक्शन है, इसने किसको स्पॉन्सर किया है, आयरलैंड और स्कॉटलैंड की टीम को। अच्छा, ये फर्स्ट टाइम कब हुआ था मैम, तो ये फर्स्ट टाइम हुआ था कब, ये हुआ था 2007 में। होस्ट किया था साउथ अफ्रीका ने, जीता था हमारे प्यारे भारत ने। और रनर अप कौन रहा था, यानी किसे हराकर इंडिया जीता था, पाकिस्तान को। लास्ट टाइम कब हुआ था, 2022 में। तब किसने होस्ट किया था, ऑस्ट्रेलिया ने, जीता था इंग्लैंड और रनर अप फिर से कौन रहा था, पाकिस्तान। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। रिसेंटली इंडिया टुक मेंबरशिप ऑफ विच बॉक्सिंग ऑर्गेनाइजेशन। अभी हाल ही में भारत ने किस बॉक्सिंग ऑर्गेनाइजेशन की मेंबरशिप ले ली है। देखो इसमें थोड़ी सी समझने वाली बातें हैं। पहले ना जो बॉक्सिंग ऑर्गेनाइजेशन होती थी इंटरनेशनल लेवल पे, वो होती थी आईबीए यानी कि इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन। लेकिन 2019 में क्या हुआ, 2019 में आईओसी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने बोला कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये ना तो अच्छे से गवर्न कर पा रही है और उसके साथ कुछ फाइनेंशियल इश्यू भी है, इसीलिए
इसीलिए आईओसी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने इसकी क्या मान्यता रद्द कर दी थी, मान्यता रद्द कर दी थी। और आईओसी ने एक नई ऑर्गेनाइजेशन बनवाई थी 2023 में। अब जो आईओसी है ये कह रहा है कि सभी लोग वर्ल्ड बॉक्सिंग की मेंबरशिप लो, नहीं तो ये क्या करेंगे, ये बॉक्सिंग को ही खत्म कर देंगे। कहां से खत्म कर देंगे, 2028 में जो ओलंपिक्स होने वाले हैं वहां से ये बॉक्सिंग को ही खत्म कर देंगे। ठीक है, तो इसीलिए अभी हाल ही में इंडिया ने कहा कि मेंबरशिप ले ली है, किस बॉक्सिंग ऑर्गेनाइजेशन की, तो वर्ल्ड बॉक्सिंग की। अच्छा वैसे आप ये बता दो मुझे कि 2028 में ओलंपिक्स कहाँ होने वाले हैं, क्या 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 कह रहे हो, हाँ लॉस एंजलिस जैसा कुछ कह रहे हो क्या, अगर आप ऐसा कह रहे हो तो आप बिल्कुल सही कह रहे हो, कहाँ हो रहे हैं, लॉस एंजलिस यूएसए में। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, विच कंपनी ऑफ इंडिया हैज बीन इंक्लूडेड इन टाइम्स 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल कंपनीज 2024। अभी हाल ही में भारत की किन कंपनियों को मोस्ट इन्फ्लुएंशियल कंपनी की लिस्ट में ऐड कर लिया गया है। देखो ये टाइम 100 जो लिस्ट जारी करता है किसके द्वारा की जाती है, टाइम मैगजीन के द्वारा ये लिस्ट जारी की जाती है और इसमें वर्ल्ड की जो मोस्ट इन्फ्लुएंशियल कंपनीज हैं उनको रखा जाता है। तो इंडिया की कितनी कंपनीज आई है, इंडिया की 3 कंपनीज को इस लिस्ट में जगह मिली है। कौन कौन से, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, रिलायंस और टाटा ग्रुप। क्या आपको सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से कुछ याद नहीं आ रहा क्या, आ रहा है, हाँ कुछ बच्चों को तो आ रहा होगा, जिनको नहीं आ रहा उनको अब आ जाएगा। R21 मैट्रिक्स एम, याद आ गया ना, हाँ ये क्या थी, ये R21 मैट्रिक्स एम, ये क्या थी, वैक्सीन थी, किसके लिए, मलेरिया के लिए वैक्सीन थी, जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने मिलकर बनाई थी। और इसकी फर्स्ट कंसाइनमेंट किस देश में भेजी थी, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक में। नेक्स्ट, रुचिरा काम्बोज retired recently. She was India's permanent representative of which organization? अभी हाल ही में रुचिका काम्बोज जो है ये रिटायर हो गई है, ये किस ऑर्गेनाइजेशन में भारत की परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव थी। ये पहली एक और इम्पोर्टेंट चीज ये हो जाती है कि ये फर्स्ट फीमेल रिप्रेजेंटेटिव भी थी, फर्स्ट फीमेल रिप्रेजेंटेटिव भी थी। और ये कहाँ की फर्स्ट फीमेल रिप्रेजेंटेटिव थी, ये थी यूएन की, यूएन यानी कि यूनाइटेड नेशंस। तो यूनाइटेड नेशंस के बारे में एक दो चीजें हम देख लेते हैं। यूनाइटेड नेशंस जो होता है कब स्टैब्लिश होता है, 24 अक्टूबर 1945 को। इसीलिए हम 24 अक्टूबर को क्या सेलिब्रेट करते हैं, क्या कह रहे हो जल्दी बताओ, यूनाइटेड नेशंस डे बोल रहे हो ना, बिल्कुल सही बात। साथ साथ क्या करते हुए चलना है, अपने नोट्स बनाते हुए चलने हैं। हेडक्वार्टर्स कहाँ है, न्यूयॉर्क में। कितने मेंबर्स है इसमें, 193 मेंबर्स है। और इसके सेक्रेटरी जनरल कौन है, एंटोनियो गुटेरेस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, रिसेंटली इन विच आईआईटी डीआरडीओ इंडस्ट्री एकेडमी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इनॉग्रेटेड। अभी हाल ही में डीआरडीओ ने कहा इनॉग्रेट किया, देखो ये तो इनॉग्रेट किया आईआईटी कानपुर में। क्यों इनॉग्रेट किया, ये इसलिए इनॉग्रेट किया ताकि वहां के बच्चे पढ़ाई के साथ साथ R&D पर भी काम करें। अब ये R&D क्या होता है, R&D होता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर भी काम करें। अच्छा डीआरडीओ के बारे में हम कुछ बातें कर लेते हैं। डीआरडीओ क्या होता है, जल्दी जल्दी, मैंने कल की क्लास में शायद कराया था पर एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। ये क्या होता है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा मैंने आप सभी लोगों को बताया था कि इसके क्या जो चेयरमैन है वो काफी न्यूज में थे, क्यों न्यूज में थे, क्योंकि उनका जो टेन्योर है वो 1 साल एक्सटेंड कर दिया गया था, है ना। तो उसके चेयरमैन कौन है, चेयरमैन कौन है, समीर वी कामत जी। क्योंकि अभी ये न्यूज में थे तो इंपॉर्टेंट भी हो जाते हैं। कब स्टैब्लिश हुआ था, ये स्टैब्लिश हुआ था कब, 1958 में। हेडक्वार्टर्स कहाँ है, हेडक्वार्टर्स है कहाँ, न्यू दिल्ली में। कहां पर, न्यू दिल्ली में। और मोटो क्या है, बलशम मूलम विज्ञानम, स्ट्रेंथ इज द ओरिजिन ऑफ साइंस। Recently, which state become the first to include AI in its school curriculum? अभी हाल ही में वो कौन सा पहला राज्य बन गया है जिसने AI को इंक्लूड कर दिया है स्कूल करिकुलम में। तो कौन सा राज्य बन गया है, ये वही राज्य बन गया है जिसका लिटरेसी रेट सबसे हाई है, जिसका लिटरेसी रेट सबसे ज्यादा हाई है। और वो किसका है,
बिल्कुल सही बात। वो किसका है? कर्नाटका का। तो कर्नाटका ने सॉरी केरला का। तो केरला ने अभी हाल ही में एआई को ऐड कर दिया गया है अपने स्कूल करिकुलम में। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, एआई के बारे में एक दो चीजें जो इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि हाल फिलहाल में आप रोज ही एआई का कोई ना कोई क्वेश्चन देख रहे होंगे। तो एआई क्या होता है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। फादर ऑफ एआई किसको कहा जाता है? जॉन मैकार्थी को। अच्छा, हम लोगों ने भी ये भी पढ़ा था कि कृषि और भूमि के बारे में। तो ये कृषि और भूमि क्या है? एआई न्यूज एंकर। एआई न्यूज एंकर है। और किस चैनल की नया एआई न्यूज एंकर है? ये है डीडी। डीडी किसान के। किसके? डीडी किसान के। और ये डीडी किसान बन गया फर्स्ट गवर्नमेंट चैनल जिसने एआई एंकर को लॉन्च किया है। नेक्स्ट। द इंटरनेशनल स्टील कॉन्फ्रेंस 2024 इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड इन विच सिटी? जो ये इंटरनेशनल स्टील कॉन्फ्रेंस है, ये किस शहर में ऑर्गेनाइज कराई जा रही है? तो पहले तो ये देख लेते हैं कि ऑर्गेनाइज किसके द्वारा कराई जा रही है। कराई जा रही है सेल और स्टील मिनिस्ट्री के द्वारा। और स्टील मिनिस्ट्री के द्वारा। अब मैम, ये सेल क्या होता है? ये होता है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अच्छा, ये किस सिटी में ऑर्गेनाइज कराई जा रही है? तो ये कराई जा रही है रांची में। अच्छा, स्टील से आपको एक और बात पता होनी चाहिए जो काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। जो हमारा प्यारा भारत है, ये सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है किसका? स्टील का। तो अब आप लोग पूछेंगे कि मैम फर्स्ट कौन है? तो फर्स्ट पे कौन आता है स्टील प्रोडक्शन के मामले में? चाइना। फर्स्ट पर कौन है? चाइना। नेक्स्ट। Recently, Adani Ports has signed a 30-year agreement for Dar es Salaam port of which country? अभी हाल ही में अडानी पोर्ट्स ने 30 साल के लिए किसके साथ एग्रीमेंट साइन कर लिया? किस पोर्ट के लिए एग्रीमेंट साइन कर लिया गया है? तो ये कर लिया है दर ए सलाम के लिए। अच्छा, ये डायरेक्टली भी आपसे पूछ लेगा कि दर ए सलाम किस कंट्री से बिलोंग करता है, क्योंकि हाल फिलहाल में ये न्यूज में रहा है। तो ये किस कंट्री का है? ये है तंजानिया का। वैसे तंजानिया की कैपिटल क्या है? तंजानिया की जो कैपिटल है वो क्या है? डोडोमा। और यहाँ की करेंसी क्या है? तंजानियन सिलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आती है अपनी। रिसेंटली नॉट Recently, WHO has released the report Hook the Next Generation How the Tobacco Industry Captured Young Customers with which organization? WHO ने जो ये रिपोर्ट जारी की है, ये किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ की है? ये पूछ रहा है। पहली बात तो ये रिपोर्ट जारी कहाँ पर की है? कहाँ पर की है? मैंने आपको कल भी इसका एक क्वेश्चन कराया था कि जो 77th वर्ल्ड हेल्थ असेंबली है, वर्ल्ड हेल्थ असेंबली है, ये कहाँ पर हो रही है? कहाँ पर हो रही है? जेनेवा स्विट्जरलैंड में हो रही है ना? तो यहीं पर डब्ल्यूएचओ ने ये रिपोर्ट जारी की है। और किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ की है? स्टॉप के साथ। अब ये स्टॉप क्या है? स्टॉप है स्टॉपिंग टोबैको ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रोडक्ट। इसके साथ मिलकर डब्ल्यूएचओ ने ये रिपोर्ट जारी की है। अच्छा, मैं डब्ल्यूएचओ के बारे में तो इतनी बार पढ़ा चुकी हूँ, और जिसको अभी भी याद नहीं है, तो मैंने कल एक इलाज बताया था ना, वो कर लिया होगा होप्सो आपने, है ना? एक बार और पढ़ लेते हैं। पर किसके लिए पढ़ रहे हैं? जो नए बच्चे हमसे जुड़े हैं उनके लिए। और जो पुराने बच्चे हमारे साथ है, वो बार बार क्या करते रहना? उन्हें रिविजन करते रहना। वो साथ साथ बोलते चलेंगे। डब्ल्यूएचओ क्या होता है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। कब स्टैब्लिश हुआ था? 7 अप्रैल 1948 को। इसलिए 7 अप्रैल को क्या सेलिब्रेट करते हैं? यस, वेरी गुड, वर्ल्ड हेल्थ डे। और इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ है? जेनेवा स्विट्जरलैंड में। जेनेवा स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट। अच्छा, आज की क्लास यहीं तक थी। थैंक यू सो मच एवरीवन हमारे साथ सेशन में एंड तक जुड़े रहने के लिए। अब लास्ट में आप सभी लोगों के लिए दो लाइन। थिंक 1000 टाइम, थिंक 1000 टाइम बिफोर टेकिंग अ डिसीजन। किसी भी निर्णय को लेने से पहले 1000 बार सोचना चाहिए, लेकिन बट नेवर टर्न बैक। इफ यू गेट thousands ऑफ डिफिकल्टीज आफ्टर सच डिसीजन। अगर आप कोई निर्णय ले रहे हो तो 1000 बार सोचो लेने से पहले, लेकिन अगर एक बार आपने कोई निर्णय ले लिया है, सोच समझकर कोई निर्णय ले लिया है, आपको चाहे उसमें हजारों कठिनाइयां क्यों ना आ रही हो, आपको उस डिसीजन से पीछे नहीं हटना है। ठान लिया है तो करना है। सेम ये अप्लाई होता है, आप किसी भी फील्ड में इसको अप्लाई कर सकते हो। अब हम स्टूडेंट्स के फील्ड में ही अप्लाई करेंगे। अगर आपने एक बार डिसाइड कर लिया है कि आपको एसएससी का ये वाला एग्जाम पर्टिकुलर देना है, आपको डिफेंस का ये एग्जाम देना है, कुछ भी XYZ, आपको यूपीएससी देना है, एक बार
पहले 1000 बार सोचो, क्योंकि ये आपकी जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण डिसीजन है। लेकिन अगर आपने एक बार फाइनलाइज कर लिया है कि आपको इस फील्ड में जाना है, तो अब आपको चाहे हजारों डिफिकल्टीज आ रही हो, हजारों डिफिकल्टीज आ रही हो कि पढ़ा नहीं जा रहा है, नींद आ रही है, सिलेबस पूरा नहीं हो रहा है, मॉक्स में नंबर नहीं आ रहे, कुछ भी हो रहा हो, अब आपको पीछे नहीं हटना है। आ गई बात समझ, है ना? आज की क्लास को फिर हम यहीं तक रखते हैं। थैंक यू सो मच। अपना ध्यान रखिए। टेक केयर। बाय बाय।